नमस्कार, राज्यों की जंग के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि। बिल्कुल, और आज बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों के लिए जो तारीखों का ऐलान हो गया है, साथ ही जो उपचुनाव होने वाले हैं उन तारीखों का भी ऐलान हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है 23 नवंबर। बिल्कुल, और महाराष्ट्र में केवल एक ही चरण में मतदान होगा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे, जबकि झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। पहला चरण होगा 13 नवंबर को, दूसरा चरण होने जा रहा है 20 नवंबर को। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे, जैसा कि निधि ने बताया, 23 तारीख को आएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई महाराष्ट्र की होने जा रही है, जहाँ पर पिछले 5 वर्षों में काफ़ी सियासी उठापटक देखने को मिली है। इस चुनाव से 5 बड़े सवालों के जवाब भी मिलेंगे, जिनसे महाराष्ट्र की भावी सियासत की तस्वीर भी साफ होने की संभावना है। महाराष्ट्र के मतदाता फैसला करेंगे कि शिवसेना और एनसीपी के दोनों धड़ों में असली कौन है और नकली कौन है, क्योंकि आप जानते हैं कि लड़ाई लगातार चल रही जब से एनसीपी में और शिवसेना में टूट हुई है कि असली शिवसेना किसकी है, असली एनसीपी किसकी है। मुख्यमंत्री किसका बनेगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा, क्योंकि गठबंधन दोनों ही जो है वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। हालांकि इसको लेकर के भी उठापटक चल रही है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। तीसरा बड़ा सवाल है शरद पवार का क्या होगा। महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह जो कह रहे हैं कि वो आज भी सक्रिय हैं, 10 साल बाद भी सक्रिय रहेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी का हरियाणा का फार्मूला महाराष्ट्र में चलेगा? जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में ओबीसी कंसोलिडेशन किया, क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी वो कर पाएगी? और पांचवा सवाल ये है कि रेवड़ी की जंग हो रही है, न कांग्रेस इसमें पीछे है, न बीजेपी इसमें पीछे है, तो महाराष्ट्र में रेवड़ी की जंग में किसका पलड़ा भारी होगा? और इसी पर अगले 1 घंटे हम लगातार चर्चा करेंगे, केवल महाराष्ट्र की नहीं बल्कि झारखंड की भी बात करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की भी हम चर्चा करेंगे। अगले 1 घंटे हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े रहेंगे। गुरु प्रकाश जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही राकेश शेट्टी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संजय सिंह जी कंसल्टिंग एडिटर एनडीटीवी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, संदीप शास्त्री नेशनल कोऑर्डिनेटर लोक नीति के, और समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। अगले 1 घंटे आप कहीं मत जाइए, हम महाराष्ट्र, झारखंड और साथ ही यूपी के उपचुनाव पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर पहले गुरु प्रकाश जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारे मेहमान यहाँ पर हैं। गुरु प्रकाश जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की जंग, कल हमने देखा कांग्रेस ने इस पर बैठक की और आज इस समय भी बैठक चल रही होगी। हालांकि बीजेपी की बैठक जो चल रही वो झारखंड केंद्रित है, लेकिन इस पर कई ऐलान जो वहाँ पर सरकार है लगातार कर रही है। कल हमने टोल नाकों को जिस तरह से हल्के वाहनों के लिए फ्री करते हुए सुना, और साथ ही ये भी देखा हमने किस तरह से जो कुछ दिन पहले ये आया था कैबिनेट का डिसीजन कि जो अनुसूचित जाति आयोग है उसको वैधानिक दर्जा देना हो, हाँ, या क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसको बढ़ानी हो रिजर्वेशन के लिए। तो जो फोकस है बीजेपी का बिल्कुल हरियाणा के बाद अब मजबूत है महाराष्ट्र के लिए। नहीं, निश्चित रूप से निधि जी, मुझे लगता है कि आज बड़ा ही उत्साह और ऊर्जा का वातावरण रहा है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं। और लोकतंत्र में जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव एक महोत्सव का रूप लेती हैं, चुनाव एक उत्सव के स्वरूप में होती है। और जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने ये निर्णय लिया और बड़ा ही दूरदर्शिता वाला निर्णय है, जहां ये कहा गया है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर के लिमिट को बढ़ाना चाहिए, 15 लाख तक करना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय और एक विजनरी स्टेप जो हम कहते हैं वो है एससी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना। किसी भी कमीशन को निधि जी आप संवैधानिक दर्जा देती हैं तो उसको शक्ति मिलती है, उसको अथॉरिटी मिलती है, वो किसी को भी समन कर सकता है। यदि आपको ध्यान हो तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली में होता था, केंद्र सरकार का होता था, उसके पास भी किसी प्रकार का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था, आप किसी को समन नहीं कर सकते थे। लेकिन मोदी जी की सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। उससे एक मैसेज दिया है, याद आ गया, ये अच्छा है।
समीर जी से पूछ नहीं नहीं निधि जी, ऐसा नहीं है। देखिए, एनसीबीसी का मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आप मेरे ऊपर ये आरोप ना लगा सकें। जब एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया तो कोई चुनाव उसके आसपास नहीं था। और देखिए, हम तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं निधि जी। हर चुनाव में हर निर्णय को हर चुनाव से जोड़ करके देखना मुझे लगता है ये उचित नहीं है, क्योंकि चुनावों का तो साइकिल चलता रहता है। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराइए, फिर आप लोगों को कोई बहुत परेशानी नहीं होगी कि हर पॉलिसी डिसीजन को, हर निर्णय को चुनाव के लेंस से देखना, आगे भी हर चर्चा निर्णय को करते चुनाव के रहेंगे, लेंस से इस पर देखना, आगे भी ये चर्चा हमारे करते रहेंगे। हिसाब से राकेश जी उचित हमारे नहीं है। साथ है। राकेश जी, जो एक मुद्दा चल रहा है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि मराठा मुद्दा है, ओबीसी का मुद्दा है, क्या कांग्रेस पार्टी और जो आपका महाविकास आघाड़ी अपने आप को इसके बीच में कहीं फंसे हुए पा रहे हैं? देखिए, आज आचार संहिता लग गया और महाराष्ट्र की जनता ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र की जनता एक ऐसे मुख्यमंत्री को देख रही थी जिन्होंने श्री बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी को तोड़कर 40 विधायक को मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी लेकर शिवसेना को 2 भाग किया। कुछ दिन बाद हमने देखा जो भारतीय जनता पार्टी, उसके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, अजित दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला हो या हसन मुशर्रफ के ईडी केसेस हो, प्रफुल्ल पटेल और नवाब मलिक के दाऊद के लिंक हो, ऐसे नेताओं को प्रधानमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी ने तोड़कर एनसीपी को, शरद पवार की पार्टी को तोड़कर अपने साथ शामिल कर लिया। लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। महाराष्ट्र के लोग बहुत ही भावुक है और महाराष्ट्र के लोकल 2 पार्टियां, शिवसेना हो या राष्ट्रवादी पार्टी, इनका जो 2 टुकड़ा किया गया, ये महाराष्ट्र की जनता भूलेगी नहीं। और इसका जवाब उन्होंने ट्रेलर के रूप पर लोकसभा में दिया। लोकसभा में जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली 13 सीट की, शरद पवार के लोग चुन के आए, उद्धव ठाकरे जी के 9 सीट आए, इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र का क्या मूड है। और आगे जो विधानसभा, जो अब एक 45 दिन के अंदर सब हमारे सामने रहेगा, उसमें भी मुझे आशा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बने। ठीक है समीर जी, ये जो सवाल मैंने पूछा था शेट्टी साहब से, हालांकि उन्होंने सीधा इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके हिसाब से, क्योंकि आप बहुत नज़दीक से महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हैं, ये जो मुद्दा है मराठा बनाम ओबीसी, ये कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है? देखिए, अगर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र और ओबीसी का मुद्दा केंद्र में रहने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जो मराठा है उसे इसलिए लेकर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास मराठा का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। हालांकि विनोद तावड़े को कहा जाता था, लेकिन विनोद तावड़े महासचिव बनकर दिल्ली में आ गए, कोई खुद का बड़ा नेता नहीं था जिससे भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर सके। जब भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ा तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री के बड़ा चेहरा मराठा के भी हैं। अजित पवार को लेकर आई, जो शरद पवार से टूट कर आए, वो भी मराठाओं के नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कह सकते हैं कि उनके पास उनका साथ 2 मराठा नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मराठा नेताओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। मराठाओं की जिस तरीके से वहां पर मनोज जरांगे का जो आंदोलन चला है, उसके कारण जो सेंटिमेंट है दलित और ओबीसी समुदाय में, वो भी बहुत गहरा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे आरक्षण में से निकाल कर दे दिया जाएगा। और यही कारण रहा कि छगन भुजबड़ ने जमीनी स्तर पर इस बात को लोकसभा चुनाव में संदेश देने की कोशिश की थी कि हमारा आरक्षण जा सकता है। और मुझे लग रहा है उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। इसका फायदा कांग्रेस को सबसे ज्यादा हुआ था। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि विधानसभा चुनाव में या फिर जातिगत मामले चलेंगे, टिकट उस आधार पर बटेंगे, मराठा बनाम ओबीसी और दलित का मामला चलेगा, तो यह मुद्दा बना रहेगा। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था, मुझे लग रहा है उसका असर उतना ज्यादा विधानसभा चुनाव में नहीं होने वाला है। समीर जी, यही मैं सवाल आपसे पूछना यही चाह रही थी कि जो राकेश जी कह रहे हैं कि जो 2022 में हुआ, जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, सरकार जैसे बनाई गई, क्या वो अब सेंटिमेंट अभी भी बरकरार रहेगा या उद्धव ठाकरे को आघाड़ी क्या उसको बरकरार रख पाएगा? देखिए, शिवसेना तोड़ने का जो सेंटिमेंट है वो उसका एक बड़ा हिस्सा तो लोकसभा चुनाव में देखने में आ गया, एकनाथ शिंदे के पास चले गए और बाकी उद्धव ठाकरे के पास रहे। देखिए, वो सेंटिमेंट जरूर था, लेकिन लोगों को ये भी याद है कि किस तरीके से शिवसेना ने
भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, चुनाव के पूर्व गठबंधन किया था, और चुनाव के बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री बनने को लेकर उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ा और बाद में कांग्रेस के साथ और शरद पवार के साथ सरकार बना ली। तो वो भी एक बड़ा मैसेज है जनता के बीच में कि उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को तोड़ा था। और जो सेंटिमेंट्स की बात है, चाहे वो उद्धव ठाकरे के साथ हो, चाहे वो शरद पवार के साथ टूटने की बात हो, वो जमीनी स्तर पर थोड़ा तो रहेगा, लेकिन जो बड़ा हिस्सा था वो लोकसभा चुनाव में मतदाता बढ़ चुका है। जी, तो संदीप शास्त्री जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, आपके पास आना चाहूँगा। महाराष्ट्र के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हरियाणा के ठीक बाद ये चुनाव परिणाम जो हरियाणा के आए, अप्रत्याशित आए, आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट होगा हरियाणा के इस चुनाव परिणाम का महाराष्ट्र के ऊपर? देखिए, हरियाणा का इम्पैक्ट तो पार्टियों पे जरूर होगा, लेकिन मैं ये भी बात मानता हूं कि भारत के हर एक राज्य का चुनाव अलग रहता है। भारत के हर एक राज्य के चुनाव में जिन विषयों पे ये चुनाव लड़ा जाता है वो अलग होता है। और अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ अलायंस की राजनीति बहुत ही महत्व की एक विषय होगी। जिस तरह से दोनों अलायंसेस बन रहे हैं, जिस तरह से दोनों अलायंसेस के बीच जो पार्टीज हैं उनमें किस तरह का सीट शेयरिंग होगा, किस तरह का गठबंधन होगा, क्या दोनों अलायंसेस या कोई एक अलायंस या कोई नहीं एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट को अनाउंस करेंगे, उस मुद्दे पे क्या अलायंस के अंदर टूट रहेगी। और जिस तरह से सामाजिक समीकरण ये दोनों अलायंसेस एक प्रयत्न कर रहे हैं, अभी मराठा वोट के बारे में चर्चा हुआ, उस मराठा वोट का इम्पैक्ट, मराठा रिजर्वेशन के बारे में चर्चे का इम्पैक्ट, ये सब आप इस चुनाव में जरूर देखेंगे। बट मुझे लगता है मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि ये दोनों अलायंसेस किस तरह से अपना यूनिटी बनाए रखेंगे, किस तरह से एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना सकेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीट शेयरिंग कैसे करेंगे, और क्या दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट को आगे रखेगा। ये सभी चीजों को हम अगले कई हफ्तों में हमें इन विषयों पे ध्यान हमें देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलायंसेस में समस्याएं हैं जी, दोनों अलायंसेस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। क्या ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को दोनों अलायंस मैनेज करेंगे? कौन इस विषय को ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज करेगा, शायद उनको इस पे एक थोड़ा एडवांटेज होगा, चाहे वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे हो, चाहे इलेक्शन इश्यूज पे हो, चाहे कैंपेन पे हो या लीडरशिप पे हो। इन सभी विषयों पे दोनों अलायंसेस के बीच में के अंदर काफी समस्याएं हैं, और इनका समाधान दोनों अलायंसेस देखने की एक प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल। अरविंद जी, आपसे जो बात ये कह रहे हैं, वाकई में दोनों जो अलायंस हैं उनकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं और उनको पार करने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ा सवाल जो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर आ जाता है, उससे पहले हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर भी होगा, कितना पेचीदा, क्योंकि अब ये हमारे तारीखों का ऐलान हो गया है, इस सबको बस गति से अब सुलझाना होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत पेचीदा नहीं होगा, क्योंकि अब एक फेज आ चुका है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, जब खेमेबंदी बहुत साफ हो गई है। एक अजीत पवार को छोड़ दीजिए तो मुझे लगता है कि अनिश्चितता दोनों तरफ अब उस तरह की कोई नहीं है, और पार्टनर्स तो लड़ते हैं, ज़्यादा हिस्से के लिए लड़ेंगे, वो एक स्वाभाविक चीज़ है। लीडरशिप का नाम उछालने के लिए भी लड़ेंगे, वो हो सकता है, वो इशू नहीं है। इशू मेरे ख्याल से दो ही होगा। एक तो जो लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने जो कदम फैसले उठाए हैं, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट के काफ़ी फैसले से लेके शेड्यूल कास्ट कमीशन तक का फैसला है, टोल का फैसला है, इनका क्या इम्पैक्ट होता है या कितना होता है, या लोग इस पर कितना भरोसा करते हैं। और दूसरा रिजर्वेशन वाला इशू होगा, और ये आप मानिए कि महाराष्ट्र में रिजर्वेशन बड़ा इशू इसलिए है कि मराठों जितना बड़ा ग्रुप और ताकतवर ग्रुप मुल्क के किसी राज्य में एक नहीं है, और वहाँ ओबीसी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है, 27% सिर्फ हैं ओबीसी वहाँ, और उसमें भी जो बटी हुई जातियां हैं दूसरी छोटी छोटी माली और ये, वो 2% 1% से ऊपर कोई नहीं है। उनके पॉकेट्स बहुत छोटे हैं जहां उनका असर होता है, तो इसलिए वहां मराठा आरक्षण बहुत ही डोमिनेटिंग और बड़ा फैक्टर संवेदनशील मुद्दा रहेगा। संजय जी, आपके पास आना चाहूँगा। जो चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्योंकि दोनों ही गठबंधन में स्थिति स्पष्ट नहीं है। वैसे तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं,
लेकिन बीजेपी के भी अपने दावेदार लोग हैं। उधर उद्धव ठाकरे तो अपनी इच्छा सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर ही चुके हैं। तो क्या ये भी एक मुद्दा रहेगा जिसके चलते शायद गठबंधन में कुछ उठापटक हो सके दोनों में? देखिए, गठबंधन में ज़्यादा उठापटक ब्रॉडली तो स्टेबलाइज हो गया है। यहाँ एक पार्टी है जो मुख्यमंत्री पद को लेकर के ही गठबंधन से, भाजपा और शिवसेना से उद्धव ठाकरे अलग हुए थे, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद ही चाहिए था पहले। दूसरी पार्टी है कि बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो बीजेपी एक सेक्रीफाइस का, बड़े इशू, बड़े कॉज के लिए काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस। उनके रैंक एंड फाइल काडर में कोई खुशी का माहौल नहीं था जिस दिन एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि बीजेपी 100 के ऊपर की पार्टी थी। 105 मेरे ख्याल में बीजेपी की संख्या वो थी। उसके पहले भी बीजेपी मतलब काफ़ी बड़ी पार्टी थी। तो वो इशू और इस बार हो सकता है कि वो रिवर्स हो जाए। अगर पिछले बार उन्होंने बनाया, ये संभावना है। इस संभावना से बीजेपी के या जो रूलिंग अलायंस है इस समय, वो उसके जो भी घटक दल हैं, इस संभावना से उनको बहुत प्रतिकार नहीं होगा। दूसरी तरफ बीजेपी इस चीज़ को लेकर के जाएगी कि यहाँ देखिए, एक तो बाला साहब ठाकरे के जो भी सिद्धांत थे उससे वो भटके, और दूसरा मुख्यमंत्री पद से इतना क्यों प्यार है, क्योंकि अभी भी वो उसी चीज़ को डिमांड कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक आरक्षण का इशू है, उसको हम लोग कई बार प्रोपोर्शन, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करते हैं। अब देखिए, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में जाट आरक्षण का मुद्दा काफ़ी चला, इस चुनाव में नहीं चला था, लेकिन नतीजे कभी उस तरह से नहीं आए। आप गुजरात में देख लीजिए, पटेलों का आरक्षण, जो वो नेता थे वो कहाँ गए आज किसी को याद नहीं है। उसी तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी में आ गए, मतलब उनको आज कोई याद, मतलब उस तरह से प्रोमिनेंस से नहीं करता है। उसी तरह महाराष्ट्र में ये मराठा आरक्षण का जो इशू है वो है। मूल चीज़ एक है कि इसके बाद कौन पार्टी असली है, जहाँ से आपने शुरू किया था। एक काफ़ी बड़ा सेंटीमेंट का इशू है कि शिवसेना का असली, शिवसेना का हकदार कौन है और एनसीपी का असली हकदार कौन है। और सेंटिमेंट की बात है, क्योंकि आधे आधे समय दोनों ने राज किया। ये भी असलियत भी, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद झारखंड का रुख करेंगे और वहाँ के समीकरणों को समझेंगे। छोटे से ब्रेक। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, आप कहीं मत जाइए। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। तो अखिलेश, झारखंड की जो लड़ाई है वो भी बहुत दिलचस्प होने वाली है। एक मुख्यमंत्री जो जेल से बाहर आए हैं और बीजेपी अपना पूरा दारोमदार लगा रही है, तमाम योजनाओं का ऐलान हो रहा है। महुआ मांझी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए महुआ। संक्षेप में, क्या पूरी तैयारी है आप लोगों की इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने की? बिल्कुल तैयारी पूरी है। हमारे जैसे कहते हैं ना कि साल भर पढ़ाई करने वाला छात्र एग्जाम के समय में नहीं घबराता है, तो इतनी पढ़ाई कर ली है, इतना काम कर लिया है कि जनता का विश्वास हमारी सरकार के साथ है। और हालांकि टाइम पहले ही बिफोर टाइम हो गया ना, आपको हमें और 1 महीना मिलना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र के चलते हम लोग को भी साथ में ही चुनाव कराने पड़ रहा है, तो 1 महीना का लॉस तो हुआ, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि धरातल पर इतना काम हुआ है। आपको पता होगा कि पिछली सरकार में, जैसे 2000 साल में यहाँ झारखंड बना, और तब से लेके अभी तक में भाजपा का कार्यकाल लगभग 17-18 साल तक था। उसमें उनके कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन महिलाओं की तस्करी इतनी बढ़ गई थी उनके कार्यकाल में, उसे रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की और उसे धरातल पर भी उतारा। महुआ जी, कहा यह जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में रेवड़ी जो है वो बहुत बांटी जा रही है। जो आपकी गोगो अगर बीजेपी की है, और आपने जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल 2,500 कर दिया प्रति माह जो मैया योजना है, क्या वो एक मास्टर स्ट्रोक मान रही है आपकी जेएमएम कांग्रेस सरकार इसके लिए? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी ने बार बार केंद्र सरकार से मांग की कि कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ आप वापस कर दो, क्योंकि ये अगर आ जाए तो यहाँ के हर युवा को नौकरी मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है। यहाँ पर महिलाओं को हम लोग आत्मसम्मान के साथ अपने ही स्टेट में रह के काम करा सकते हैं। और जब नहीं दिया और ऊपर से प्रलोभन दे रहे हैं, सिर्फ वादा, जैसे कि 15 लाख आपके अकाउंट में डाल देंगे। 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अभी तक नहीं डाला, लेकिन अभी भी वैसे ही करके लुभा रहे थे कि गोगो दीदी योजना करेंगे।
वो करते नहीं है, सिर्फ कहते हैं। माननीय हेमंत सोरेन ने इसे करके दिखाया। अखिलेश उन्होंने बोल कहा रहा कि हूँ, हम मैं आपको अपनी रोकूंगा महिलाओं को सपोर्ट करेंगे। जी। अगर हाँ, हमारी संभव हो तो आप महिलाओं को हमारे साथ सपोर्ट बने रहिए, करेंगे। क्योंकि आपने जो बातें कही हैं इस पर हम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ गुरु प्रकाश जी, उनका भी जवाब लेना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद झारखंड को लेकर अपनी जो चर्चा है इसे जारी रखेंगे। तो महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड के भी आज चुनाव का कार्यक्रमों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। हम कुछ देर पहले महुआ माझी, जो कि जेएमएम की राज्यसभा सांसद, उनसे चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी भी बने हुए हैं। आपने सुना होगा जो महुआ जी कह रही हैं, झारखंड को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, तमाम योजनाओं का जिक्र कर रही हैं, केंद्र सरकार के ऊपर सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप भी लगा रही हैं, कह रही कि जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और जो महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा हेमंत सोरेन जी ने की है उसका निश्चित तौर पर फायदा जेएमएम को मिलेगा। क्या जवाब है आपका, और क्या जवाबी रणनीति होगी? नहीं, देखिए, कोई रणनीति नहीं है और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। महुआ जी तो राज्यसभा सांसद है। मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि आपकी तो गठबंधन है यूपीए। जब यूपीए ने 10 सालों में झारखंड को कितना पैसा दिया था? 84,000 करोड़। एनडीए के 10 सालों में झारखंड को कितना पैसा मिला है? 4 लाख करोड़। और आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे अखिलेश जी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो उनको स्मरण कराना चाहता हूं, पूरे देश ने देखा था कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद धीरज साहू, उनके घर से 350 करोड़ रुपए कैश, मशीनें खराब हो गई थी। महुआ जी के पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 35 करोड़ का कैश, लैंड का स्कैम 1000 करोड़ का, खनन का स्कैम 1000 करोड़ का, हर पेपर लीक हुआ है वहां पे, वो चाहे लैब असिस्टेंट का पेपर हो, जूनियर इंजीनियर का पेपर हो, लगातार पेपर लीक हुआ है। झारखंड की सरकार ने तो वादा किया था, हेमंत जी, उन्होंने वादा किया था कि हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 करोड़ रुपए देंगे। क्या हुआ उस 72,000 करोड़ का? आपने वादा किया था कि रोजगार देंगे, क्या हुआ उस रोजगार का? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तो पूछना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आपका परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है? आपने जो संकल्प लिया था उस संकल्प का परिणाम क्या है? आज आपको झारखंड की जनता को यह जवाब देना होगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, हम तो बोलते हैं झारखंड का निर्माण किसने किया? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जनजाति गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पे जनजाति गौरव दिवस मनाना है, ये किसने तय किया? नरेंद्र मोदी जी ने तय किया। जनजाति जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पे संग्रहालय होना है, किसने बनाया? तो बीजेपी ने बनाया। और आप महिलाओं की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। आपको याद होगा दीपिका का केस, साहिबगंज में आदिवासी की बेटी दीपिका, क्या हुआ उसका? ऐसी रेप हो जाता है, ऐसी बलात्कार हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 100 से अधिक आदिवासियों के कस्टोडियल डेथ का मामला हो, 150 से अधिक आदिवासी बहनों के रेप का मामला हो। लगातार संथाल परगना में महुआ जी 44% आदिवासी हुआ करते थे, आज कितने आदिवासी हैं? मात्र 24%। वोट बैंक के लिए जो एक स्ट्रेटजी के तहत वहां पे रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, उसका जवाब कौन देगा? तो अखिलेश जी, हम झारखंड में इन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने भी उठाया है कि आदिवासियों के साथ साथ जो घुसपैठ हो रही है, आदिवासियों के हक को मारा जा रहा है। अब मैं बोलूं? जी। अच्छा, सबसे पहली बात, आप अपने आप को आदिवासियों का हितैषी मानते हैं, तो मैं सबसे पहले ये सवाल करूंगी, जब हमारी सरकार ने सन्ना धर्म कोड और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति वो यहाँ से कैबिनेट से पारित करके केंद्र सरकार को भेजा, जब ये वर्षों की मांग है आदिवासियों की, आपने उसे अभी तक नहीं दिया, आप उनको लटका के रखे हैं। आपको पता होगा कि किस तरह से असम के जो मुख्यमंत्री अभी झारखंड में कैंप करके रखे हैं, असम में यहाँ की बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी बहनें और भाई लोग आज नहीं है, वो लोग 19वीं शताब्दी से वहाँ के जंगलों को काट कर चाय का बागान डेवलप किया। वहाँ की अर्थनीति में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। 4-5 जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं। वो वहाँ पर स्पेशल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं, फैसिलिटी मांग रहे हैं। वहाँ खूनी संघर्ष होता है, आदिवासी बहन को एक तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उस पर तो असम सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो अपने स्टेट के आदिवासियों को छोड़ के वो झारखंड आके यहाँ घड़ियाली आंसू बढ़ा रहे हैं। अपने स्टेट में जो आदिवासी यहाँ के हैं उनके लिए तो पहले आप काम कीजिए। महुआ जी हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान बैठे हुए, संजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद जी साथ में हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगा झारखंड को लेकर जो महुआ जी माफी चाहता हूँ, संजय जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी संजय जी। इशू क्या है कि हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन काफ़ी बड़े
नेता थे। एक चीज़ गुरु प्रकाश जी सही कह रहे हैं कि झारखंड के निर्माण में बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया था। लालू यादव जो इस समय में जेएमएम के साथी हैं, आरजेडी, वो कहते थे कि मतलब बिहार में झारखंड चला जाएगा तो बचेगा क्या, आलू बालू लालू ये कहा जाता था, और उनके मतलब मृतक शरीर पे ही उसका निर्माण हो सकता है। तो ये एक बड़ी चीज़ थी। उसके बाद बीजेपी वो प्लॉट लूज कर गई पिछली बार। बीजेपी का पिछली बार प्लॉट लूज करने का सबसे बड़ा कारण था रघुवर दास मुख्यमंत्री उनके, जिसका लेशन लेकर के बीजेपी ने मतलब आपको उत्तराखंड में, राजस्थान, गुजरात में, और इस बार आपने हरियाणा के चुनाव में देखा कि उस लेशन को उन्होंने रिपीट किया। आदिवासी की समता, आदिवासी का सम्मान एक इशू है। झारखंड का जो डेमोग्राफी है वो निश्चित रूप से उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले की जो स्थिति थी अब की है, और वहाँ साथ में एक कन्वर्जन का भी इशू है जो शायद उतना बड़ा वो नहीं होगा। लेकिन जो इस पिछली समय बार जो बीजेपी मूल ने इशू, आजसू के साथ नहीं किया, इस बार गठबंधन करेगी। पिछली बार ये जो अकेले जाने की बात थी, क्या उससे फायदा होगा बीजेपी को? आजसू के गठबंधन से फायदा होगा, और रहा है, दोनों का साथ रहा है। पिछली बार झगड़ा अलग था। महुआ जो इशू उठा रही थी वो बड़ा इशू है, वो चुनाव में इशू बन जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा बनेगा कि रॉयल्टी का मामला और संविधान पीठ, इतने बड़े संविधान पीठ ने जो फैसला दिया है उसको लागू न करना, उस पर रिव्यू के लिए जाना। अब उतना बड़ा संविधान पीठ, उससे बड़ा क्या बनेगा, ये इशू है। लेकिन मेरे ख्याल से वो चुनाव में इशू नहीं बना पाएंगे वो लोग। चुनाव में इशू यही घुसपैठ बन रहा है, ये जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र वाले इशू हैं वो बनेंगे, और घुसपैठ के बहाने हिंदू मुसलमान बीजेपी पोलराइज करना चाहे, क्योंकि झारखंड में मुसलमानों की आबादी काफ़ी है, क्रिश्चियनों की आबादी ठीक ठाक है, तो ये करीब 20% ऐसा वोट हो जाता है जिसको बीजेपी अपने पक्ष का, तो वो आदिवासियों में बंटवारा और बाकी सोसाइटी को इस लेवल पे पोलराइज करना बिल्कुल चाहिए। दिलचस्प होगा। जिस तरह से महिलाओं के लिए सभी जो पक्ष हैं ला रहे हैं योजनाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार रहने जा रही है। लेकिन अब अखिलेश आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि 39 उपचुनाव भी होने वाले हैं सीटों पर, और इस समय ज़्यादा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं उन्हीं का ही रुख करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ 2 खास मेहमान और भी जुड़ गए हैं। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही सुनीता अरेन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले भाटी जी आपके पास आना चाहूँगा। जो आज उपचुनाव का ऐलान हुआ है, समाजवादी पार्टी ने 6 तो अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए, अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, कितनी सीटें मिलेगी इस पर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पे उपचुनाव होना था, लेकिन को मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है वो साफ उनको समझ में आ गया था कि इनकी ये विभाजनकारी विध्वंसवादी जो राजनीति चल रही है वो उसके दिन लग चुके हैं, वो स्वयं महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार चाहती है। 14 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे दाने दाने के लिए मोहताज जो हो रखी है जनता, उसका जवाब चाहती है। उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है उस निचतम स्तर पर है, नीचे से दूसरे नंबर पे है, उस पर जवाब उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। पीडीए का जो हक मारा जा रहा है, जिस तरह से 59,000 शिक्षकों की भर्ती में उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाईकोर्ट के जजमेंट को भी दरकिनार करके, ओबीसी कमीशन के जजमेंट को भी दरकिनार करके, और कैसे उनका हक मारा, उस पर भी पीडीए जरूर ये जवाब चाहता है, ओबीसी जरूर ये जवाब चाहता है। सौतेला व्यवहार जो उनके साथ किया जा रहा है, जिस तरह से वो जिनका शोषण किया जा रहा है, उसका ये बड़े सवाल है। उसके साथ साथ जी, उपचुनावों में कितना असर होगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल। सुनीता अरेन, आपको मैम, आपको क्या लगता है इस समय हो रहा है ये 9 सीटों के लिए, मुद्दे क्या रहेंगे, क्या फोकस पॉइंट्स हो सकते हैं इस समय, चर्चा क्या है? देखिए, एक बाईपोल है, और ये बाईपोल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की परफॉर्मेंस थोड़ी डिप हुई थी और समाजवादी पार्टी ने काफी इम्प्रूव किया था कांग्रेस ने। तो ये तो अब की बारी प्रेस्टीज की लड़ाई है। जो अलायंस है वो चाहेगा कि हम अपनी पूरी सीटें रिटेन कर पाएं, और बीजेपी चाहेगी कि वो फिर से अपने को रीअसर्ट करें और मैक्सिमम सीटें जीतें। और अब की बारी वो बीजेपी काफी तैयारी भी कर रही है। उसकी मीटिंग ऑलरेडी अमित शाह जी के साथ एक हुई है, जिसमें चीफ मिनिस्टर और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट प्रेसिडेंट थे। रहा मुद्दों की बात, मुद्दे वही हैं, बट आई डाउट कि अब की बारी कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा उतना ज्यादा प्रभावी होगा,
क्योंकि मायावती जी भी अब की बारी चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं और इंडिपेंडेंट लड़ेंगी। बट समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फॉर्मूला है वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने 6 टिकट्स दिए हैं उसमें 3 ओबीसी के हैं, 2 मुस्लिम हैं और 1 दलित। अब दलित तो क्योंकि मिल्कीपुर का नहीं हो रहा है इलेक्शन, तो इसलिए वो नहीं होगा। तो इट इज बेसिकली जो आप कह लीजिए ये कि प्रेस्टीज इशू है, जिसमें बीजेपी को अपनी पोजीशन को रीअसर्ट करना है और ऑपोजिशन को ये दिखाना है कि लोकसभा में जो उसका परफॉर्मेंस था जी। वो एक एबरेशन नहीं था, बट इट वाज अ मूड अगेंस्ट जी। द गवर्नमेंट। जी गुरु जी, आपके पास आना चाहूँगा। वैसे तो जो उपचुनाव होते हैं माना जाता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसका पलड़ा भारी रहता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ दांव पर लगा है। खासतौर से जो लोकसभा चुनाव में झटका लगा, सबसे बड़ा झटका तो उत्तर प्रदेश में ही लगा। तो माना जा रहा है कि एक तरह से रेफरेंडम होगा योगी सरकार के ऊपर ये उपचुनाव, और जिस तरह से पूरी ताकत योगी जी लगा रहे अपने मंत्रियों के साथ, वो खुद भी मैदान में उतरे हुए हैं, एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न भी उनके लिए है। नहीं अखिलेश जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। जो भी चुनाव हुआ 4 जून के बाद, हरियाणा जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, वो भी चुनाव हमारे प्रेस्टीज का इशू हो गया। वो भी चुनाव मोदी जी पे रेफरेंडम हो गया। वो भी चुनाव हमारे प्रतिष्ठा से जोड़ करके देखा गया। तो कितने चुनाव आप लोग मोदी जी की लोकप्रियता, बीजेपी की प्रतिष्ठा से जोड़ करके देखिएगा। कम से कम उस पे पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। वो पॉइंट प्रूव हो चुका है कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, जब मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं तो बहुत दावे के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी है। तो मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी का रेफरेंडम, बीजेपी की प्रतिष्ठा, मुझे लगता है, मेरी अपनी राय, कि इस पे एक पूर्ण विराम लग चुका है। आज भी 140 करोड़ भारतवासियों के हृदय में मोदी जी मजबूती से बसते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात है, देखिए पूर्णतः उत्तर प्रदेश का तो विशेष स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। 14 में लोकसभा देखिए, 19 में लोकसभा देखिए, 17 में विधानसभा देखिए, 22 में विधानसभा देखिए। हाँ, निश्चित रूप से इस बार वो अपेक्षित परिणाम नहीं आए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो पीडीए की बात की जाती है, हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में समन्वय है क्या? जैसे ही हरियाणा के चुनाव घोषित होते हैं, उसके अगले ही दिन समाजवादी पार्टी ने कहा कांग्रेस कमजोर हो गई है, वो हमसे सीट ना मांग ले, तो उन्होंने अपनी सीटों की घोषणा कर दी। तो ये तो दिखाता है, ये तो इंडी गठबंधन के मानसिक स्थिति को, इंडी गठबंधन के स्वभाव को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्ट्रांग फुटेड है। भारतीय जनता पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल और डबल इंजन सरकार का कल्याणकारी मॉडल, इसको संयुक्त रूप से पेश करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता इन बाईपोल के इलेक्शंस में हमें पुनः अपना आशीर्वाद देगी। सुनीता जी, संक्षेप में चुनौतियां क्या है इस समय, अगर हम मुख्यमंत्री के सामने देखें या अगर हम दूसरा अखिलेश यादव के सामने भी, चुनौतियां क्या है? लोकसभा का टेम्पो मेंटेन करना। उन्होंने बात करी हरियाणा जम्मू कश्मीर की, बट बात उत्तर प्रदेश की है। और जून के बाद अब इलेक्शन है, उससे पता चल जाएगा कि कितना बीजेपी में कितना उन्होंने रिकवर करा है और कितना ऑपोजिशन अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रही है। जो मुद्दे हैं वो बाई इलेक्शन में बहुत ज्यादा मुद्दे होते नहीं हैं, वो कास्ट कॉम्बिनेशंस वगैरह होंगे, बट डेफिनेटली परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन की तैयारी, मेरे हिसाब से ये दो चीजें। अपोजिशन की तैयारी का मुद्दा रहेगा। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे वही जो गुरुजी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को आप झटका दे रहे हैं, एक के बाद एक 6 सीटें अपनी ओर से घोषित करती। मैंने आपसे शुरू में भी ये प्रश्न पूछा था, कितनी सीटें देंगे उनको भी? बाकी चारों मिलेगी नहीं मिलेगी? देखिए, इस पे हमारी लीडरशिप बात कर रही है और कांग्रेस के साथ हमारा समन्वय उस रूप में चल रहा है। लेकिन जहां विश्वसनीयता की बात अभी कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, तो उन्होंने मिल्कीपुर में चुनाव लड़ने की अपनी मंशा क्यों नहीं दिखाई? क्यों वो डर गए मिल्कीपुर में चुनाव लड़ने से? असल में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है अब, वो वैचारिक और विचारधारा के नैतिक पतन पे पहुंच चुकी है। उसकी जगह वो उन्होंने अपना अनैतिकवाद, अपना अध्ययनवाद, फारसीवाद और अपवाद जो की राजनीति में चल रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद रहा है, कैसे शोषण, अत्याचार, गैर बराबरी को और लूट को उत्तर प्रदेश में और देश में बड़ा मॉडल के रूप में पेश किया जाए, कैसे सामाजिक और आर्थिक गिरावट का बोलबाला रहे देश में। बस जुमलों और झूठ और विभाजन पे और विध्वंस पे सरकार टिकी हुई है और उसी बैसाखी पे सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का कल ही ये आपने वो देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश को किस विभाजनकारी तरीके से झोंका जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता आपसे रोजगार मांग रही है। उत्तर प्रदेश की जनता अपने जिस तरह से पूरा देश में
हम बराबरी का माहौल है, बराबरी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस तरह से उत्तर प्रदेश क्यों निचले स्तर पर है? क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे? क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े खोखले वादे किए गए उन पे कोई कार्य नहीं हो पाया प्रदीप अभी जी। तक? तो उत्तर प्रदेश को ये जनता इस मुद्दों पे जवाब देगी। बिल्कुल, तो और ये किसी उपचुनाव का काफी इनको महत्वपूर्ण हो गए, दिखाई न नहीं केवल समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जब हम बात उत्तर प्रदेश की करें निधि, तो एक और महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान, जहां पर कि 7 उपचुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, वो समीकरण क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम तुरंत हाजिर होते हैं। तो निधि, जितना महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है उतना ही महत्वपूर्ण इस बार विधानसभा के उपचुनाव भी हैं। एक तरह से मिनी इलेक्शन ही आप मान लीजिए, क्योंकि हर राज्य में बड़े बड़े राज्य जो है वहाँ पर काफ़ी सारी संख्या में सीटों पर चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात हमने की, जहाँ पर 9 सीटों पर है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 7 में से बीजेपी के पास अभी केवल एक ही सीट है जी। और ऐसे में काफ़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न बीजेपी के लिए है। अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि जो अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद, उसकी भी एक तरह से परीक्षा ये होगी उपचुनाव में? अभी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश पे लाइन चल रहा था कि क्या झटकों से उभरेगी बीजेपी। हाँ। तो मुझे लगता है राजस्थान में ये सवाल रिपीट किया जा सकता है, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी किया जा सकता है कि लोकसभा में जो बीजेपी को झटका लगा है उससे क्या वो उभर पाए, क्योंकि बीजेपी विधानसभा के बाद हम सबको लग रहा था कि राजस्थान स्वीप होगा, तो लोकसभा में उनको भी झटका लगा है। तो ये दिलचस्प चुनाव है, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ यही। और दूसरा ये कि इसमें कांग्रेस की सीटें ज़्यादा है, तो उनके लोग एमपी बने, और ये तो कांग्रेस के लिए भी अभी कोई उस टेस्ट से वो बाहर नहीं हुए हैं, एक तो ऐसे ही सामान्य ढंग से। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली है वो नकली थी, असली थी, उसका भी इस बार हरियाणा का जो सीख है वो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। संजय, आपसे राजस्थान में क्या ये 7 सीटों में क्या स्थानीय मसले होंगे या जो जातीय समीकरण है वो यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे? देखिए निधि जी, थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो जो बात अखिलेश कह रहे थे कि आपके जो उस पर चल रहा है 13 राज्य में 47, 48 ऐसे होते हैं, 47 और प्लस 2 पार्लियामेंट्री सीट। जिस दिन 23 को जब आप इन नतीजों का विश्लेषण करेंगी तो ये जो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के साथ एक ये भी चलेगा बॉक्स कि इसमें किस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है, तो उस पर भी काफ़ी मीमांसा होगी। राजस्थान इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा है बीजेपी वहाँ रूलिंग गवर्नमेंट है, और जैसा अरविंद जी कह रहे थे कि ये दोनों के लिए एक परीक्षा का वो है कि लोकसभा में कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली, बीजेपी को जैसा अच्छा करना चाहिए था उतना अच्छा नहीं हुआ। अच्छा किया उन्होंने, लेकिन पिछले चुनाव में 100% था लोकसभा में, इस बार वो सीटें घट गई हैं। कांग्रेस के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है 7 में से 6 को रिटेन करना, और वहाँ मुख्यमंत्री के नाम पे बीजेपी ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था कि मतलब हर आदमी चौंक गया था, वो मतलब सबको वो दृश्य याद है। उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। जो बाई इलेक्शन होते हैं उसमें लार्जर इशू तो सरकार बनाने के लिए है नहीं, कि जैसे अभी वो कह रहे थे कि शिक्षा का इशू है, रोजगार का इशू है, कहीं एंगर अगर इतना ज़्यादा है तो वो वेंट हो सकता है उस चीज़ को, लेकिन ज़्यादातर स्थानीय चीज़ होते हैं। और उसके बाद का वहाँ की जो सरकार है उसने कैसा गठन किया है, कैंडिडेट कैसा आते हैं, बहुतायत लोग, इसमें एक इशू ये भी होता है कि पोलिंग परसेंटेज भी कम हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक चैलेंज होता है कि बाई इलेक्शन में लोगों को निकालना। बहरहाल मतलब राजस्थान के केस में ये इसलिए इंटरेस्टिंग होगा कि अब वहाँ अशोक गहलोत नहीं है, अब सचिन पायलट ही पूरी तरह से राजस्थान का उनके पास जिम्मा है। तो क्या सचिन पायलट अपने आप में कुछ बता पाते हैं, क्योंकि गहलोत साहब तो महाराष्ट्र में उनकी मतलब वो लग गया है प्रभारी या पर्यवेक्षक, वो कुछ हो गए हैं, तो वहाँ पे वो व्यस्त रहेंगे, तो उनके लिए यह चुनौती होगी। बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए, नए मुख्यमंत्री पहली बार नए मुख्यमंत्री के लिए मोहर। एक सवाल आपसे, लेकिन एक बाई इलेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो भी वायनाड का, जहाँ पे कि राहुल गांधी ने रिजाइन किया है और प्रियंका का ऐलान हो चुका कि वहाँ से वो कैंडिडेट होगी कांग्रेस पार्टी की। क्या लगता है आपको, बहुत ही स्मूथ उनके लिए रहेगा या कुछ चैलेंज भी आ सकता है? मेरे ख्याल चैलेंज वहाँ मुख्य रूप से लेफ्ट से आना चाहिए था, लेकिन लेफ्ट सरेंडर किए हुए है, और लड़ाई जो पॉलिटिकल लड़नी चाहिए वो बीजेपी लड़ने की कोशिश कर रही है, जिसका अभी वहाँ ग्राउंड नहीं बना है।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई खास चुनौती और प्रियंका कैंडिडेट है, कोई हल्का कैंडिडेट होता तो उसको शायद और मुश्किल होती। प्रियंका जैसा कैंडिडेट होगा तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही देखना मेरे ख्याल दिलचस्प होगा कि लेफ्ट का कैंडिडेट ऊपर आता है, बीजेपी आज आ पाती है लड़ाई में कि नहीं आती है। संजय जी, आप कैसे देखते हैं अगर भाई बहन दोनों लोकसभा में रहेंगे तो इसको कैसे मैं इसी देखेंगे? पे आ रहा था, क्योंकि अब जो विंटर सेशन आएगा उसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों होंगे, तो बाहर भी लोग दोनों को हर समय एक दूसरे के वन वर्सेस अनदर, हालांकि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहेगी, लेकिन एक कंपैरिजन वो हमेशा चलता रहेगा। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा घटक है जो ये कहता था, और मतलब वो पोस्टर वोस्टर भी लगे थे कि मैया पड़ गई बीमार, भैया हो गए क्या, और प्रियंका दीदी करेंगी बेड़ा पार, तो नैया पार। तो वो वाली जो चीज़ है, वो वाली जो सोच है, वो कहीं उभर करके पार्लियामेंट में जब दोनों एक के बाद एक खड़े होंगे, कहाँ वो बैठेंगी, कहाँ ये बैठेंगे, कहाँ वो क्या कर रही हैं, तो जो वो सब कॉलम लिखने वाले लोग हैं या डायरी लिखने वाले लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी कुछ होगा। सांसदों की संख्या तो बढ़ी जाएगी। हाँ, सांसदों की तो संख्या बढ़ी जाएगी। मतलब एक सीट खाली है गांधी परिवार का, वो माता जी राज्यसभा में वो, तो इसलिए ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कॉम्पोजिशन होगा। लेकिन अरविंद जी, जो बात कही जाती है कि प्रियंका पूरा यूपी के ऊपर फोकस कर रही थी, अब उल्टा हो गया कि राहुल गांधी जो है अब वो यूपी से सांसद हो गए हैं और प्रियंका जो है वो साउथ में चली गई। तो ये एक बैलेंस बना के कोशिश परिवार के अंदर की नॉर्थ और साउथ का बैलेंस बना के। मेरे ख्याल ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि ये बंद मुट्ठी थी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, वो मुट्ठी भी खुल गई है और ये अच्छी बात है। और राहुल के लिए मुझे लगता है कि यही पॉजिटिव है कि इतनी पिटाई और इतने हार के बाद भी उनका उत्साह नहीं कम हुआ है और वो इसका कोई बहुत ऐसा बुरा मान के बैठे नहीं। यही उनका सबसे पॉजिटिव। पहले ये लगता था कि गांधी परिवार का कोई आएगा तो आते ही उसके नाम पे जाति, धर्म, प्रदेश, इन सब से ऊपर का परिवार है, तो उनको पता नहीं क्या एडवांटेज उसका रहेगा। लेकिन वो एडवांटेज तो हमने देख लिया कि उसका कुछ, लेकिन यही लड़ने की प्रवृत्ति अगर राहुल में बची हुई है, मुझे लगता है वही पॉजिटिव है। में बिल्कुल सही है, हार और जीत लगी रहती है। और जो आपने कहा सराहना की उस प्रवृत्ति की, वो तमाम नेताओं में देखने को मिलती है, कई नेताओं में। तो फिर इसी के साथ अखिलेश कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करते हैं और इंतज़ार करते हैं 13 तारीख का, जहाँ पे पहले मतदान इन चुनावों में होगा। तो राज्यों की जगह के इस विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार।